स्टेलर ज़ॉम्बीज। फैक्ट या कॉस्मिक फिक्शन? रात के आसमान में टिमटिमाते हुए तारे कितने प्यारे लगते हैं। ये तारे हमें हमेशा से आकर्षित करते आए हैं और हम इनके रहस्यों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। हम इन तारों को देखते हैं और एक अलग ही अजूबा महसूस करते हैं। इनकी चमक और खूबसूरती हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। लेकिन क्या होता है जब ये तारे मर जाते हैं? क्या ये बस एक धमाके के साथ खत्म हो जाते हैं या फिर इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती? क्या ये बस गायब हो जाते हैं या फिर ये किसी और ही रूप में बदल जाते हैं, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति, या फिर ये किसी और ही रूप में बदल जाते हैं जैसे कोई अनडेड? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सोचो, एक तारा ना पूरी तरह से जिंदा और ना ही पूरी तरह से मुर्दा। एक ऐसा तारा जो अपने अस्तित्व को किसी न किसी रूप में बनाए रखता है। एक कॉस्मिक चीज जिसकी धीमी सी धड़कन चल रही हो। एक ऐसा तारा जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो लेकिन फिर भी जीवित हो। यह है ज़ॉम्बी स्टार का अजीब सा कॉन्सेप्ट। एक ऐसा तारा जो मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। वैसे तो यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन क्या यह सच में हो सकता है? लेकिन हमारा यूनिवर्स किसी भी फिक्शन से कहीं ज्यादा अजीब है। यहां पर ऐसी कई चीजें होती हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। अंतरिक्ष में तारे पैदा होते हैं, मरते हैं और अपने पीछे निशान छोड़ जाते हैं। ये निशान हमें उनके जीवन और मृत्यु की कहानी बताते हैं। इनमें से कुछ निशान बहुत ही घने और ऊर्जावान होते हैं। ये निशान हमें बताते हैं कि तारे मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवित रहते हैं। ये कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर लगता है कि ये अनडेड हैं। ये तारे अपनी ऊर्जा को किसी न किसी रूप में बाहर निकालते रहते हैं। क्या यही वो मशहूर ज़ॉम्बी स्टार्स हैं? क्या ये तारे सच में मरने के बाद भी जीवित रहते हैं? चलो एक्सप्लोर करते हैं तारों की मौत की दुनिया और पता लगाते हैं, क्या ये तारे सच में मरने के बाद भी जीवित रहते हैं या फिर ये बस एक कल्पना है? आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये स्टेलर ज़ॉम्बीज सच में होते हैं या नहीं। द सर्कल ऑफ स्टेलर लाइफ, डस्ट से कॉस्मिक डस्ट तक। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में ले जाती है। तारे गैस और धूल के विशाल बादलों से पैदा होते हैं। ये बादल, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, ब्रह्मांड के निर्माण खंड हैं। ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को एक साथ खींचती है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो इन कणों को एकत्रित करता है और उन्हें एक नए तारे के रूप में ढालता है। इस कोलैप्सिंग बादल का कोर गर्म होने लगता है। जैसे जैसे यह कोर गर्म होता है, यह और अधिक संकुचित होता जाता है। आखिरकार न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया तारे के जीवन का प्रारंभिक चरण है और एक तारे का जन्म होता है। यह एक नई रोशनी का उदय है जो ब्रह्मांड में अपनी चमक बिखेरता है। तारे अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने में बिताते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती है। इस प्रोसेस से एनर्जी निकलती है जिससे वो चमकते हैं। यह ऊर्जा ही है जो तारे को चमकदार बनाती है और हमें उसकी रोशनी दिखाती है। लेकिन एक तारे का ईंधन सीमित होता है। एक समय आता है जब तारे के पास हाइड्रोजन की कमी होने लगती है। आखिरकार हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। यह तारे के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तारे का कोर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। यह संकुचन तारे के जीवन के अंतिम चरण की शुरुआत करता है। इससे उसकी आउटर लेयर्स गर्म हो जाती हैं, जिससे वो फैलने लगती हैं। यह विस्तार तारे को एक विशाल रूप देता है। तारा फूलकर एक रेड जायंट बन जाता है। यह विशाल तारा अपने चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करता है। हमारे सूरज का भी यही हश्र होगा और ये पृथ्वी समेत अंदरूनी ग्रहों को निकल जाएगा। यह एक दिन हमारे सौर मंडल का भी भविष्य है। एक तारे का भविष्य उसके मास पर निर्भर करता है। हमारे सूरज जैसे छोटे तारे अपनी आउटर लेयर्स को धीरे धीरे अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। इससे एक खूबसूरत प्लैनेटरी नेबुला बनता है। जो कोर बचता है उसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं।
व्हाइट ड्वार्फ्स बहुत घने होते हैं। ये पृथ्वी के आकार के होते हैं, लेकिन इनमें हमारे सूरज जितना मास होता है। ये अरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडे होते रहते हैं। आखिरकार ये ब्लैक ड्वार्फ्स में बदल जाते हैं। ज्यादा मैसिव तारे का अंत बहुत ही भयानक होता है। वो सुपरनोवा के रूप में फटते हैं और कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमकते हैं। उनका कोर अपनी ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाता है। इससे या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर एक ब्लैक होल। सेक्शन 4, पल्सार्स, डेड स्टार्स के अनडेड दिल। ब्लैक होल्स के बाद न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स की सबसे घनी चीजें होती हैं। ये दो सूरज जितने मास को बस कुछ मील के दायरे में समेटे हुए होती हैं। ये बहुत तेजी से घूमती हैं, कुछ तो 1 सेकंड में सैकड़ों बार। जब न्यूट्रॉन स्टार्स घूमती हैं तो वो अपने मैग्नेटिक पोल्स से रेडिएशन की बीम्स छोड़ती हैं। अगर ये बीम्स धरती पर आती हैं तो हम उन्हें रेडियो वेव्स के पल्सेस के रूप में डिटेक्ट करते हैं। इन्हें पल्सार्स कहा जाता है। पल्सार्स कॉस्मिक लाइट हाउसेस की तरह होते हैं। वो एनर्जी के रेगुलर पल्सेस छोड़ते हैं, जबकि असल में तारा मर चुका होता है। एक मरे हुए तारे की इसी धड़कन को शायद स्टेलर ज़ॉम्बिफिकेशन माना जा सकता है। सेक्शन 5, जब एक तारा कैनिबल बन जाता है। ब्लैक विडो पल्सार का मामला। एक खास तरह का पल्सार इस ज़ॉम्बी स्टार के कॉन्सेप्ट को और भी आगे ले जाता है। ये हैं मिलीसेकंड पल्सार्स, जो 1 सेकंड में हजारों बार घूमते हैं। ये अपनी कंपेनियन स्टार से मैटर चुराकर इतनी तेज गति हासिल करते हैं। ऐसा ही एक सिस्टम है जिसे ब्लैक विडो पल्सार कहा जाता है, जो धीरे धीरे अपने कंपेनियन स्टार को निगल रहा है। पल्सार का तेज रेडिएशन कंपेनियन स्टार की आउटर लेयर्स को उड़ा रहा है। इससे पीछे एक तारे की लाश बच जाती है, जिसे उसका अनडेड साथी धीरे धीरे खा रहा है। ब्लैक विडो पल्सर एक खौफनाक उदाहरण है एक ज़ॉम्बी स्टार का। यह हमें याद दिलाता है कि मौत में भी यूनिवर्स एक अजीब और खतरनाक जगह हो सकती है। सेक्शन 6, क्या एक ज़ॉम्बी स्टार धरती के लिए खतरा बन सकता है? ज़ॉम्बी स्टार्स, जिन्हें पल्सार्स भी कहा जाता है, बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये स्टार्स अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बनते हैं और फिर एक तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि धरती को ज़ॉम्बी स्टार्स से कोई फौरन खतरा नहीं है। ये पल्सर्स हमसे इतनी दूर होते हैं कि उनका रेडिएशन हम तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि ये देखने में बहुत दिलचस्प होते हैं, लेकिन ये हमसे बहुत दूर भी हैं। इनकी दूरी इतनी ज्यादा होती है कि हमें इनसे कोई इमीडिएट खतरा नहीं होता। धरती के सबसे करीब का जात पल्सर भी हमसे हजारों लाइट ईयर्स दूर है। ये दूरी इतनी विशाल है कि हमें इनसे कोई इमीडिएट खतरा नहीं होता। हालांकि अगर कोई पल्सर धरती के पास होता तो उसका तेज रेडिएशन खतरनाक हो सकता था। ये रेडिएशन इतना शक्तिशाली होता है कि यह धरती के वातावरण को भी प्रभावित कर सकता था। गैमा रे बर्स्ट्स, जो यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, माना जाता है कि मर्जिंग न्यूट्रॉन स्टार्स के कारण होते हैं। ये बर्स्ट्स इतनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कि ये पूरे गैलेक्सी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये बर्स्ट्स धरती की ओजोन लेयर को नष्ट कर सकते हैं, जिससे हम सूरज से आने वाले हानिकारक रेडिएशन के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन अभी के लिए हम इन कॉस्मिक ज़ॉम्बीज को दूर से ही निहार सकते हैं। ये हमें यूनिवर्स की विशालता और उसकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं हमारे यूनिवर्स की विशालता और अजूबों की। इनकी मौजूदगी हमें ये सिखाती है कि यूनिवर्स कितना बड़ा और रहस्यमयी है और हमें हमेशा इसके बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्शन 7, मौत से जीवन, द कॉस्मिक साइकिल ऑफ रीबर्थ। एक तारे की मौत आखिरी पड़ाव नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। असल में यह जीवन और मृत्यु के कॉस्मिक साइकिल का एक अहम हिस्सा है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान जो मटेरियल बाहर निकलता है, वो आखिरकार नए तारों और ग्रहों का हिस्सा बन जाता है। हमारे शरीर को बनाने वाले एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयन
मरते हुए तारों के दिल में बने थे। हम सब स्टार स्टफ से बने हैं, तारों की धूल से। अरबों साल पहले तारों की मौत ने ही धरती पर जीवन को संभव बनाया। यूनिवर्स एक विशाल और आपस में जुड़ा हुआ जाल है जहां सब कुछ इंटरलिंक्ड है। एक तारे की मौत से अनगिनत नए तारों का जन्म हो सकता है। यह सोचने वाली बात है ना? कितनी अद्भुत है यह प्रक्रिया। Subscribe my channel of the best universe videos.